अरे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 विज्ञान के आपके 2024 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन हर प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपके प्रश्न हमेशा बनते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप जानते ही हैं कि वो इम्पोर्टेंट होता ही है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आज हम आपको देने वाले हैं। एक पेपर का पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए रहेगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपका रहेगा, जो कि 2023 और 2023 से पहले जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें रहेगा। इसमें देखिए, जैसे सबसे पहले प्रश्न पे बिना समय बिताए अपने चलते हैं अपने प्रश्न पे। इसमें पहला प्रश्न जो है वो कह रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन जाता है। तो जब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बन रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, यानी वस्तु कहाँ होगा। तो इसमें देखिए, ये आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, यानी ध्रुव और फोकस के बीच होगा आपका। तब जाके आपका अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा। मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र से परे यानी इधर उधर भी नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि किसी वस्तु के किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो भाई, अगर शब्दकोश को पढ़ना है तो हम अगर लेंस यूज करना होगा छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, तो भाई छोटे अक्षरों को पढ़ना है तो सीधी सी बात है कि 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस हम क्या करेंगे, चूज करेंगे। 50 सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे। 50 सेंटीमीटर का ये उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, 50 सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे। हम जब भी यूज करेंगे तो 5 सेंटीमीटर का करेंगे, लेकिन करेंगे कौन, उत्तल दर्पण यानी उत्तल लेंस यूज किया जाएगा, जिससे कि हमें क्या स्पष्ट दिखाई दे। और अगला जो तीसरा प्रश्न है वह है कि किसी दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस आपका यह होगा, अगर दोनों की फोकस दूरी आपको दी हुई है कि कितना होगा, -15 सेंटीमीटर होगा। अगर ऐसा है तो क्या होगा, तो अगर आपका कोई दर्पण है, ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा दर्पण है, तो अगर उसकी फोकस दूरी, किसी भी दर्पण की अगर फोकस दूरी माइनस में है तो सीधी सी बात है कि वह अवतल होगा। तो दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, ये देखिए प्रत्येक -, सेंटीमीटर है, तो दोनों की फोकस दूरी जो माइनस है तो दोनों अवतल होगा। बस सीधी सी बात है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों धनात्मक होते तो दोनों उत्तल लेंस होते। अगला देखिए कि ये कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वह होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आंख में हमारे कहाँ बनता है, तो आप सीधी सी बात जानते हैं कि कार्निया में बनता है। कार्निया पे, पुतली पे नहीं, परितारिका पे नहीं, और दृष्टि पटल पे भी नहीं बनता, तो कार्निया आपका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि दो चालक तार जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें ऊष्माओं का अनुपात जो होगा वो आपका 1:4 होगा आपका, यानी कि आगे। और अगला प्रश्न आप देखें तो अगले प्रश्न में आपका ये होगा कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान इसमें विद्युत धारा का मान आपका क्या होगा, यानी लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें विद्युत धारा का आपका जो मान होगा वह बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, और बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसमें कौन सा होगा, बहुत कम हो जाता है, ये आपका सही आंसर होगा।
अब 7वां क्वेश्चन देखिए। इनमें देखिए हर प्रत्येक प्रश्न को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आपके कोई भी एग्जाम हो, ये तो आपका बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अगर बताया जाए तो 80% आपका करीब करीब या 60% आपका, 60% तो निश्चित है कि 60% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आता है। तो इसलिए परीक्षा नज़दीक है, अब आप एकदम नज़दीक क्या है, एकदम आप बॉर्डर पे हैं और एकदम परीक्षा आपको देने जाना है। तो इस तरीके से आप इस हर प्रश्न को एकदम तैयार कर लें। जैसे एक प्रश्न दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कौन सी होती है? कुल मिला के विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो देखिए इसमें गैल्वेनोमीटर होता है, ये भी नहीं होगा, एमीटर है वो भी नहीं होगा, मोटर जब आप चलाते हैं तो मोटर विद्युत लेता है, विद्युत उत्पन्न नहीं करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जनित्र का मतलब जो जनरेटर होता है वो आपका विद्युत उत्पन्न करता है, क्योंकि वह एक बार उसको यांत्रिक ऊर्जा दे दी जाती है और उसके बाद वह विद्युत ऊर्जा देता रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंटीमनी है तो धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। एंटीमनी जो आपका होता है ये आपका धातु होता है, न वह अधातु है, न उपधातु है, न मिश्र धातु, इसलिए पहला आपका ऑप्शन यानी धातु सही होगा। अगला जो प्रश्न है वह है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका जो होता है तो इसमें आपका PbNO3 होता है। इसके बाद फिर निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? ये C2H4 होगा। अगला जो है आपका प्रोपेनल है, प्रोपेनॉल नहीं है, तो प्रोपेनल है तो इसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनाल अगर होता नाल तो इसका मतलब OH होता, लेकिन प्रोपेनल है अल तो इसका मतलब कि CHO होगा, ये आपका सिंगल बॉन्ड CHO। अगला जो प्रश्न है वो आपका एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल जो आपका CH3COOH होता है, तो COOH का एक कार्बन और CH3 का एक कार्बन, तो मेथ होता है और इसके बाद एथ होता है, तो एथेन हो गया। और जो आपका COOH है वो ओइक अम्ल है, तो इसलिए एथेनोइक अम्ल आपका हो जाएगा। अगर वह एक कार्बन रहता तो मेथेनोइक अम्ल होता, तो मेथेनोइक होता नहीं है उसमें, एक COOH का कार्बन और एक CH3, तो CH3COOH में एथेनोइक अम्ल होगा। अगला जो है वह है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र जो है आपका MCl2 है, तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो आप सीधी सी बात जानिए कि अगर वो कोई तत्व है M और उसके क्लोराइड का, तो Cl पे आपका जो संयोजकता होती है वह 1 होती है, Cl पर 1 होती है, तो इसकी संयोजकता इसके यहाँ पे नीचे जाएगी, तो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए एक ही M है। और इसके बाद फिर M पर आपका 2 था, इसीलिए वह Cl के साथ है, यानी संयोजकता का आदान प्रदान हो जाता है, इधर उधर हो जाती है संयोजकता। तो यहाँ पे Cl का 1, तो यहाँ पे 1 M और M का 2 था, इसलिए इसका 2 Cl के साथ है, तो MCl2 हो गया। तो इसका मतलब कि अगर ऑक्सीजन पे कितना होता है? 2 होता है, तो अगर यहाँ पे Cl को हटा के अगर ऑक्सीजन किया जाए तो ऑक्सीजन का 2 और इसका भी 2 है, इससे ये पता चल रहा है, तो इसका भी 2 है, तो 2 आपस में कट जाएंगे, तो MO आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्साइड का सूत्र। अगला है आपका कि वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्कों का कार्य क्या होता है? वृक्क मतलब किडनी, तो किडनी जो होती है उसका कार्य क्या होता है? सांस तो लेती नहीं है, प्रजनन करती नहीं है, पाचन होता नहीं है, उत्सर्जन आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, किसकी पत्तियों पर? पुदीना, आलू, सभी पर, या ब्रायोफिलम, तो ब्रायोफिलम जो पौधा होता है इसके पत्तियों पर आपका ये पत्तियां क्या, कलियां क्या, और एक नया पौधा ही जन्म लेता है। तो इस तरीके से अगला जो प्रश्न है वह कि अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो अनुवांशिक विज्ञान के जनक जो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, तो ये आपके सही होंगे। और इसके बाद फिर अगला जो है 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं, तो 2 DNA तंतु आपस में किससे जुड़े होते हैं? न पेप्टाइड बंध होता है, न ग्लाइकोसिडिक बंध होता है, और न ही संयोजक बंध होता है। वो किससे होता है? हाइड्रोजन बंध होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अभी मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन भाई न केचुआ में होता है, न तिलचट्टा या कबूतर, ये हाइड्रा में होता है। तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मेंडल का प्रयोग
प्रायोगिक पौधा था। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा, ये देखिए ऐसे प्रश्न बन जाए तो दिक्कत हो सकती है। आप सीधे जानते हैं कि प्रायोगिक पौधा किस पौधे पर किए थे, मटर, लेकिन यहाँ पे दो बातें दे दिया कि मीठी मटर की उद्यान की मटर। तो इसमें देखिए उद्यान मटर आपका विशेष रूप से सही होगा, सरसों और गुड़हल तो ये एकदम ही गलत है। मटर पे किया था तो मटर यहाँ भी है, तो मीठी और उद्यान, उद्यान मटर इसलिए क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वह पहले क्या करते थे, वह हमेशा वह उद्यान में, मतलब एक किचन गार्डन टाइप का था छोटा सा एक प्लॉट, उसमें मटर लगाए हुए थे या बहुत सारी सब्जियां लगाते थे, तो उस बहुत सारी मटर पे वो रिसर्च करते थे। तो इस तरीके से वो उद्यान की मटर, ये उनका एक उद्यान था इसलिए उद्यान की मटर पे वो रिसर्च किए हैं। तो इस तरीके से ये आपका सही हो रहेगा ऑप्शन। निम्न में से कह रहा है कि कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कह रहा है, यानी इसमें पुरुष का आ जाएगा। तो नहीं है मतलब कि देखिए अंडाशय मादा में होता है तो ये होगा नहीं। गर्भाशय मादा में है, डिंब वाहिनी आपका मादा में है, शुक्रवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिनी किसमें होती है, नर जनन तंत्र का भाग होता है, जिसमें जो कि शुक्र या शुक्राणु को क्या करता है कि उसको ले जाने में, प्रोस्टेट के पास ले जाने में, प्रोस्टेट के पास ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है तो उसके पास ले जाने का मदद करता है, यानी शुक्राणु को अंडकोश से वह ले जाने में मदद करता है जो भी शुक्राणु बने होते हैं। तो ये शुक्रवाहिनी पुरुष में होती है यानी नर में होती है, मादा में नहीं होती है। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने बताया हर प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। धन्यवाद।